दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में एक दिन की तेज़ी के बाद फिर से वही लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया। जैसे कि कल ही लग रहा था कि यह तेज़ी अभी फ़िलहाल लंबी नहीं चलेगी, बिल्कुल वही हुआ और रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों में ही लोअर सर्किट लग गया। इसके पीछे वजह की जो मामला है अभी भी ऐसा ही बना हुआ है। अभी भी जो ईडी की जाँच है वो आगे बढ़ रही है और अनिल अंबानी पूरे मामले में फ़िलहाल फंसे हुए। बाज़ार में भी आज गिरावट का माहौल है। देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर और 25% का एक तरह से ये कह के जुर्माना लगाया कि आप रसिया से तेल खरीदते हो। तो आपको अगर ये सारी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा इससे पहले वीडियो बना है, आप जाके देख सकते हो बीएससी और सीडीएसएल का। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर इसका निगेटिव असर देखने को क्या मिलेगा, मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आगे की क्या संभावना बन रही है रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा में, क्या उम्मीद कुछ बाकी है या फिर अभी और गिरावट संभल में आएगी, तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। 80,118 के स्तर पे इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 425 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.53% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो शुरुआत ही सुबह गिरावट के साथ हुई थी और ये गिरावट और बढ़ी है। इंट्राडे में तो आप देखें तो ये 80,000 का स्तर भी टूटा। तो इसके पीछे वजह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फैसला, इस समय ब्राज़ील के बाद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है। देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है ये बाज़ार के लिए ठीक नहीं है। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। देखिए तो 34,322 के स्तर पे है, जहाँ पे 360 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.04% डाउन है निफ्टी एनर्जी। अब बात करें रिलायंस पावर की तो 45.08 पर स्टॉक आ गया फिर से, जहाँ पे 5.01% यानी 5% का लोअर सर्किट लग गया। कल अपर सर्किट लगा था और कल लोअर सर्किट से अपर सर्किट में आया था स्टॉक। 10% का कल जंप देखने को मिला, परंतु दूसरे दिन ही फिर गिरावट हो गई क्योंकि बाजार का भी इस समय साथ नहीं मिल रहा है मार्केट को। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो 280 पर आ गया फिर से, 4.97% यानी 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगा। तो इंट्राडे में देख सकते हो कि यहाँ पे जो शुरुआत वो है गिरावट के साथ ही हुई थी और जैसे आप देखें ये गिरावट बड़ी, सेलिंग प्रेशर बढ़ा, लोअर सर्किट लग गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वॉल्यूम को लेकर, यहाँ पे देखो कि एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा था, एनएससी की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि जो कल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इसके पीछे वजह क्या है। तो लगातार ऐसे ही एक्सचेंज जानकारी मांगते हैं अगर किसी शेयर में अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो देख सकते हो कि यहाँ पे इतने दिन से लोअर सर्किट लग रहे थे तब क्लेरिफिकेशन नहीं मांगा, कल एक अपर सर्किट लगा तो क्लेरिफिकेशन मांगा गया एक्सचेंज की तरफ से। एक तरह से ये भी दोहरा रवैया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से इसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो शेयर के अंदर जो वॉल्यूम देखने को मिला कल, तो यहाँ पे देखो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कहना है कि हम कंपनी के लिए जो रूल्स बने हुए एक्सचेंज के उसके तहत बंधे हुए हैं और जो भी जानकारी शेयर करनी है वो समय समय पे हम शेयर कर देते हैं। हमारी तरफ से किसी जानकारी को हमें नहीं रोक के रखते और तुरंत ही कोई भी एक्टिविटी हो, कोई इवेंट हो रहा है या कोई दूसरी कंपनी की तरफ से घटनाक्रम हो उसकी जानकारी शेयर कर दें। फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं हो, कोई घटनाक्रम नहीं हो जो जिसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी चाहिए। तो फिलहाल कंपनी की तरफ से किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करे। जो वॉल्यूम बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, कंपनी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई भी ऐसी जानकारी होगी जिसे हमें एक्सचेंज को शेयर करना चाहिए तो हम बिल्कुल करेंगे। तो ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है जो वॉल्यूम बढ़ा। तो अब आप देख सकते हो कि अंबानी ने ईडी द्वारा उनके पूछे गए सवालों के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय मांगा है अंबानी की तरफ से। जो डॉक्यूमेंट उनसे पूछे गए, जो सवाल है उसके डॉक्यूमेंट देने के लिए उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर सके। तो ईडी ने बुधवार को अंबानी के पूर्व करीबी सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला से पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुवार को रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गुरुवार को वह रिलायंस समूह के अन्य करीबी सहयोगी सतीश सेठ से भी पूछताछ करेगा। समूह की कंपनियां रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन को दिए गए लगभग 17,000 करोड़ के ऋण के तौर पर जो लास्ट में एनपीए में बदल गया
और जिसमें करीब 20 लेंडर शामिल है, जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। तो ईडी की कार्रवाई रिलायंस इंफ्रा सहित अनिल अंबानी की कंपनियों के ऊपर अनियमितता और बहुत सारे जो 17,000 करोड़ के जो लोन को बाद में एनपीए में बदला गया, उसमें ऋण के राशि के हेराफेरी के बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। तो पहला आरोप 2017 से 2019 के बीच येस बैंक द्वारा अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ के लोन को लेकर है, जिसमें कहा गया था कि गलत तरीके से लोन लिया गया और इसके लिए रिश्वत दी गई थी येस बैंक के प्रमोटर को। ईडी को संदेह के ऋण देने से पहले येस बैंक के प्रमोटर ने काफ़ी धन प्राप्त किया था। तो एक तरह से देखिए, ये पूरा जो मामला है ये तो खुला हुआ है, क्योंकि येस बैंक ने तो ऐसे ही काम किया था। जो जितना उनके राणा कपूर प्रमोटर ने सभी डूबने वाली कंपनियों को लोन बांटा और उसके बदले में कमीशन कमाया था, और इसी वजह से येस बैंक भी डूबी। तो देख सकते हो कि ये पूरा जो मामला है उसमें काफ़ी उल्लंघन हुए, ईडी उन सब की जाँच कर रही है। तो ईडी का मानना है कि बहुत सारी सेल कंपनियां बना के फ़ंड को डाइवर्ट किया गया, किसी और कंपनी के लिए लोन लिया, किसी और को बेच दिया गया। ये सारे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं। डॉक्यूमेंट में जो पते हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं, कई जगह पे जो कंपनियों की जो एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे मामले बन रहे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना हुआ है, जिस पे आप देखें तो अलग अलग जगह पे जांच चल रही है, सेबी अलग से जांच करी है। तो अभी ये सब कुछ मिला के देखें तो इस समय प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस के बढ़ने की उम्मीद इस समय काफ़ी कम दिख रही है। यहाँ पे कहा गया है कि अनिल अंबानी की तरफ से बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनाई गई जो गुप्त रूप से रखी गई और उन कंपनियों के पैसों का हेरफेर किया गया। अब देखना होगा कि इसमें जांच में क्या निकल के आता है, तब तक प्रॉब्लम है। वैसे रिलायंस पावर की सेहत में सुधार हुआ है पिछले 4-5 सालों में, ये तो एक उल्लेखनीय चीज़ हुई है। तो देखिए 2021 में जो आरओई था वो 3.54% था, जो 2022 में -7.75% तक पहुंचा, और 2024 में तो ये -19.39% तक पहुंचा। भारी गिरावट हुई, लेकिन 2025 काफ़ी शानदार है कंपनी के लिए। आरओई सुधरते हुए 22.53% तक आ गया है। यह मजबूती का सबूत है। आरओए की बात करें तो 2021 में 0.82% था, जो 2024 में पूरा -4.85% तक आ गया। ज़बरदस्त इसमें कमी देखने को मिली, लेकिन 2025 बहुत ही शानदार रहा। आरओए 6.91% तक आ गया। और बात करें ईपीएस की तो 2021 में 0.65 रुपीज़ के आसपास था, जो नेगेटिव हो गया 2024 में -5.15 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2025 में एक ज़बरदस्त बाउंस देखने को मिला और ईपीएस 7.34 रुपये तक आ गया। तो वाकई में 2025 काफ़ी मायने रखता है। आरओसी की बात करें तो 2021 में 7.52% के आसपास था, जो 2024 में कम होते हुए 1.34% के आसपास आ गया। लेकिन 2025 में आप देखें तो 16.81% की शानदार उछाल देखने को मिली। ओवरऑल आप देख ही सकते हो कि 2025 हर तरीके से अच्छा था। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के एक अच्छा फैसला किया है। मार्च 2025 में 23.27% की होल्डिंग से जून में 24.98% हुई है, यानी प्रमोटर ने शेयर खरीदे जून महीने में। एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग ट्रिम हुई है, 13.21% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 12.93% हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डीआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया, 3.29% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 3.61% तक पहुंच गई है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग भी ट्रिम हुई है, 60.22% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 58.48% तक आ गई है। तो जनरल पब्लिक का भरोसा कम हुआ है, लेकिन इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने निवेश बढ़ाया है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। आने वाले समय स्थिति सुधरेगी तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा फिर बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।